गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार, लेक्चरर बायोलॉजी, राजकीय इंटर कॉलेज बाला। हमारा जो टॉपिक है सेल थ्योरी, सेल साइकिल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। इस टॉपिक में अभी तक आपने क्या क्या सीखा? इस टॉपिक में अभी तक आपने क्या क्या सीखा? चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आप सेल साइकिल के बारे में जान चुके हैं। कोशिका विभाजन, सेल में विभाजन क्यों होता है ये आप जान चुके हैं। सेल में विभाजन क्यों होता है? क्यों होता है सेल में विभाजन? और ग्रोथ इन एनिमल एंड प्लांट। ग्रोथ के लिए होती है, ग्रोथ यानी कि वृद्धि। आप सभी जानते हैं कि जो हम सबका डेवलपमेंट होता है, चाहे वो एक कोश की जीवधारी या बहुकोश की जीवधारी, कहाँ से होता है? एक कोशिका से। स्पर्म और ओवम के मिलने के बाद क्या बनता है? क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट में डिवीजन होता है, फिर क्या बनता है? एम्ब्रियो। इनकी कोशिका में डिवीजन होता है इसके बाद जो अगला नेक्स्ट डिवीजन होता है उसके बाद क्या बनते हैं? एडल्ट। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ये टॉपिक है। इस टॉपिक में 2 लेक्चर हो चुके हैं जिनमें आपने क्या क्या सीखा उसके बारे में रिकॉल किया। कोशिका क्यों डिवीजन करती है? एक तो फॉर ग्रोथ इन एनिमल एंड प्लांट्स। जब सेल डिवाइड करेगी तभी तो एनिमल या प्लांट में ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ के लिए सेल डिवाइड करती है। दूसरा क्या है? ग्रोथ के साथ साथ रिपेयर भी होता है, टूट फूट की मरम्मत भी होती है। टूट फूट की मरम्मत से क्या मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि हमारी जो स्किन सेल्स होती है या जो स्किन होती है वो रिमूव होती रहती है। अब जब रिमूव हो रही है, हट रही है, तो उसकी भरपाई कैसे होगी? जब उसकी नई सेल्स बनेगी तभी तो स्किन पूरी बनेगी। या हम मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, तो चोट लगने के बाद जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं तो उनकी भरपाई भी होती है। तो वो कैसे बन जाते हैं? तो सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कहने मतलब यह है कि ग्रोथ के लिए होती है। हम सबका विकास कहाँ से होता है? सिंगल सेल से होता है। जितने भी बहुकोश की जीवधारी हैं उनका जो डेवलपमेंट है एक कोशिका से होता है। देखिए जाइगोट बना, जाइगोट में जब कोशिकाएं विभाजित होंगी तो एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो में जब कोशिकाएं होंगी तो बेबी बन जाएगा। बेबी में जब कोशिकाएं डिवाइड होंगी तो एंट बन जाएगा। कहने का मतलब यह है कि सेल से क्या बना? टिश्यू। टिश्यू से क्या बने? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बने? ऑर्गन सिस्टम। तो वृद्धि के लिए सेल डिवीजन आवश्यक है। और किस लिए? जीवन की निरंतरता के लिए।
कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। इससे क्या मतलब है? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ से क्या मतलब है? जीवन के निरंतरता के लिए सेल डिवीजन, हम जानते हैं कि जो सेल डिवीजन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक माइटोसिस होता है, दूसरा मियोसिस होता है। माइटोसिस में क्या होता है कि जो सेल बनती है वो आइडेंटिकल बनती है, एक दूसरे के क्लोन होते हैं माइटोसिस में। जो मियोसिस होता है उनमें एक कोशिका से 4 बनती है, लेकिन वो डिफरेंट होती है। क्या होती है? डिफरेंट होती है, एक दूसरे से अलग होती है। अभी चूंकि आप लोग आए नहीं थे तो सामने कैमरा हो गया, उसके पीछे कर दें, लेकिन कैसे होगा? फिर से लगाना पड़ेगा। तो पहला पार्ट तो समझ में आ गया, दूसरा भी समझ में आ गया। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ क्या है? एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, डार्विन। डार्विन ने थ्योरी दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि योग्यता वही रहेगा जिसके अंदर वातावरण के अनुकूल वेरिएशंस होंगे, विभिन्नताएं होंगी। तो हमारा जो मियोसिस होता है, मियोसिस में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होती है, रिकम्बिनेशन होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि नई प्रकार की सेल्स बनती है, नए प्रकार के जीवधारी बनते हैं। इसलिए एक ही माता पिता की जो संतानें होती हैं वो एक जैसी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनको सर्वाइव करना है, आगे के वातावरण में उनको सर्वाइव करना है। तो वातावरण हमेशा एक सा तो रहता नहीं है, तो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उनमें कुछ वेरिएशंस होना जरूरी है। तो इन्हीं वेरिएशन वही है कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, यानी कि जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी कोशिका विभाजन होता है। सेल साइकिल हमने बताया था कि सेल साइकिल के 2 स्टेज हैं, या 2 फेज कह सकते हैं। एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एंडफेज। इंटरफेज और एमफेज। इसको प्रिपरेशन फेज भी बोलते हैं, या एक नाम और जैसे इसको ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। ये हम बता चुके, थोड़ा दोबारा है बता दें। एम फेज, क्योंकि इसको प्रिपरेशन फेज बोलते हैं, इसका मतलब यह है कि इसमें कोशिका तैयारी करती है। किस चीज की तैयारी करती है? डिवाइड होने की। तो इसको एक्चुअल डिवीजन फेज बोलते हैं, इसको एक्चुअल डिवीजन फेज कहते हैं। देखिए नाम से पता चल रहा है, इंटर माने होता है बीच का। तो किसके किसके बीच का? 2 एम फेज के बीच में इंटरफेज होता है, याद रखिए। दो एम फेज के बीच में इंटरफेज होता है। इसका मतलब यह है कि एक साइकिल जब कंप्लीट हो जाती है और दूसरी साइकिल शुरू होती है, तो चूंकि साइकिल का ही एक पार्ट है, तो सबसे पहले क्या आएगी? इंटरफेज। तो 2 एम फेज के बीच में होती है, इसलिए इसको इंटरफेज कहते हैं। अब बीच में है, ठीक है, लेकिन इस फेज में होता क्या है? होता क्या है? इसको प्रिपरेशन फेज बोलते हैं। प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? तैयारी करना। तो किस चीज की तैयारी करना? सेल जो है तैयारी कर रही है, तो किस चीज की तैयारी कर रही है? जैसे आप लोग नीट की तैयारी करते हो, नीट है और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनकी आप तैयारी करते हो, तो उसके लिए समय लगता है, लेकिन पेपर तो आप 1-2 घंटे में दे आते हैं। और तैयारी में तो आपको 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लगते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरफेज है,
ये पूरी सेल साइकिल में लगने वाले समय का लगभग 95% समय लेते हैं। और जो एम फेज है ये 5%। ये तो वही बात हो गई कि खाना बनाने में तो बड़ा समय लगा, लेकिन खाने में 10 मिनट से वही चीज है। तो इंटर फेज जिसको हम प्रिपरेशन फेज बोलते हैं या ग्रोथ फेज बोलते हैं, इसमें सिर्फ करती क्या है? तैयारी करती है। तैयारी करती है तो काहे के लिए तैयारी करती है? अगर तैयारी कर रही है तो तैयारी क्यों कर रही है? कोई रीजन होगा। वो डिवाइड होने के लिए। जब ये पूरा हो जाएगा तभी तो सेल इसमें जाएगी। तो कोशिका जो है वो डिवाइड होने के लिए क्या कर रही है? तैयारी कर रही है। तो डिवाइड होने के लिए तो कहने का मतलब ये है कि डिवीजन में ऐसा क्या होना है, ऐसा क्या होना है कि उसको इतनी तैयारी करनी पड़ रही है, वो पूरे सेल साइकिल में 95% समय ले रहा है और इसमें तो 5% का समय लग रहा है। तो ऐसी कौन सी तैयारी कर रही है? फिर हम इंटरफेज के 3 सब फेज G1, S और G2, G1, S और G2 इंटरफेज को हम इनमें डिवाइड करें। अब G1 में क्या होता है, S में क्या होता है और G2 में क्या होता है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया इंटरफेज, जो 95% समय ले रहा है, और ये जो बचा हुआ है ये लेता है 5%। याद रखिएगा, इनका एक निर्धारित क्रम होता है। किसी भी आप क्रम को, किसी भी सीक्वेंस को, S को आप पहले नहीं कर सकते, G2 को आप यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये जेनेटिकली कंट्रोल होते हैं। जो क्रम है उसी क्रम में ही कोशिका आगे बढ़ती है। तो जो सेल की तैयारी है उस तैयारी से मतलब क्या है? देखिए, अगर हम ये चाहते हैं कि या कोई भी माता पिता ये चाहते हैं कि हम जो संतानों में संपत्ति बांटे वो बराबर बराबर बांटे, बराबर बराबर मिले तो दोनों भाई लड़ेंगे, या जिसको मिलेगी वो आपस में लड़ेंगे। तो प्रयास ये करते हैं कि संपत्ति जो है बराबर बांटे। उसी प्रकार एक सेल भी तैयारी करती है कि हम जो डॉटर सेल बनाने जा रहे हैं उनमें के उनको जो कंटेंट देना है वो बराबर बराबर मात्रा में दिया जाए। उस कंटेंट से मतलब क्या है? क्योंकि उनको गुणसूत्र भी मिल रहे हैं, उनको गुणसूत्र भी मिल रहे हैं तो गुणसूत्र भी डबल होंगे, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डबल होगा। सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी तो डबल होंगे, क्योंकि वो भी तो जाएगा डॉटर सेल में, तो उनको देना है। तो यही तैयारी जो है G1, S और G2 में करते हैं, इसीलिए इनको जो है समय लगता है। इसलिए इंटरफेज को प्रिपरेशन फेज यानी कि तैयारी करने वाली फेज कहते हैं, या इसको ग्रोथ कहते हैं, ग्रोथ फेज कहते हैं। क्यों? जब उसका कंटेंट डबल हो जाएगा तो डिवाइड होने वाली कोशिका का जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो रिलेशन होता है जिसको एनपी कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, वो गड़बड़ डिसबैलेंस हो जाएगा। तो उसी एनपी को संतुलित बनाए रखने के लिए सेल तुरंत डिवाइड हो जाती है। इंटरफेज, सेल साइकिल की इंटरफेज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। एम फेज में स्टार्ट करना है। एम फेज, एक्चुअल डिवीजन फेज।
जो डिवीजन है वो दो प्रकार का है। एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि इसके भी दो चरण होते हैं। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियो याद रखिएगा, जहां भी कैरियो लिखा है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, कहीं भी लिखा जो भी जानते हैं। और नेसिस का मतलब होता है डिवीजन। साइटो यानी कि साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब डिवीजन। तो जो एम फेज है उसमें कोशिका, याद रखिएगा कोशिका ये बनी है, इसमें ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, ये न्यूक्लियोलस हो गई, ये आपका साइटोप्लाज्म। ठीक, तो जो एम फेज में कैरियोकाइनेसिस होती है, यानी कि किसका, केंद्रक का डिवीजन होगा। उसके बाद फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी कि ये कंप्लीट होने के बाद फिर ये होगा। तो ये दो स्टेप में एम फेज होता है। सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस। याद रखिएगा कि जो माइटोसिस होता है इसको समसूत्री विभाजन कहते हैं, समसूत्री विभाजन। और मियोसिस इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन, मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। थोड़ा समझ लीजिए, सम का मतलब होता है बराबर और अर्ध का मतलब होता है आधा। ये कोई मदर सेल है, डिवाइड हुई, 2 डॉटर सेल बन गए। ये दोनों डॉटर सेल हैं। अगर इनमें गुणसूत्र 2 है ना, चलिए मान लिया कि मनुष्य की है 46, तो इनमें भी जो गुणसूत्र होंगे वो कितने होंगे, 46, यानी कि 12 होंगे। वही मियोसिस मदर सेल, इसमें यदि गुणसूत्रों की संख्या 2 है यानी कि 46 है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या n हो जाएगी यहाँ, यानी कि 23। इनमें भी n 23। अंदर समझ में आएगा कि माइटोसिस जो है इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी संख्या जितनी मदर सेल में होती है उतनी ही डॉटर सेल में होती है। माइटोसिस में एक मदर सेल डिवाइड होती है तो 2 डॉटर सेल बनती हैं और दोनों आइडेंटिकल होती है, एक जैसी होती है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या है, मियोसिस में क्या है कि मदर सेल का जो डीएनए होता है या क्रोमोसोम होते हैं वो क्या है, आगे हो जाते हैं। और एक सेल से कितनी बनती है, 4। सभी में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है और ये सभी कोशिकाएं आइडेंटिकल नहीं होती, याद रखिएगा। मियोसिस में या अर्धसूत्री विभाजन में, जिसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं,
रिडक्शनल डिवीजन, जिसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसलिए ये जो 4 सेल बनती है ये आपस में आइडेंटिकल क्यों नहीं होती? ये दोनों आइडेंटिकल क्यों नहीं? वन मदर सेल से मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। मैंने कहा कि गुणसूत्रों की संख्या इनमें क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। मदर सेल में डिप्लॉइड है, लेकिन जो डॉटर सेल है उनमें हैप्लॉइड होती है। अगर इसमें 46 है तो इसमें 23 है। माइटोसिस में क्या है? इसमें जो मदर सेल में मान लीजिए 46 है या 2n डिप्लॉइड है, तो जो डॉटर सेल बनती है वो भी डिप्लॉइड है। तभी तो मैंने कहा कि आइडेंटिकल है, एक जैसी है। लेकिन ये आइडेंटिकल क्यों नहीं है? एक जैसी क्यों नहीं? अभी आगे आया याद रखिएगा कि जो माइटोसिस होती है हमेशा सोमैटिक सेल में होती है। माइटोसिस जो होती है इसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। ये कहाँ होती है? सोमैटिक सेल में। इसका मतलब बॉडी, सोमैटिक सेल। और जो मियोसिस है वो कहाँ होती है? जर्म सेल में होती है। माइटोसिस हमेशा चलता रहता है आपके शरीर में। माइटोसिस जो है वो हमेशा चलता रहता है। माइटोसिस के मैंने आपको बताया कि 2 चरणों में होती है सेल डिवीजन। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा बताया साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब स्टेजेज आते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सेल डिवीजन में 2 चरण होते हैं। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होगा। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, तभी तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो अलग अलग 2 डॉटर सेल में जाएगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। तो जो कैरियोकाइनेसिस के जो सब स्टेज है, पहला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसको याद रखिएगा, PMAT। प्रोफेज में क्या होता है? देखिए लिखा हुआ प्रो, प्रो माने होता है पहले, याद रखिएगा। प्रो जैसे प्रोटोजोआ, पहले के जोआ, पहले के एनिमल, यानी कि प्रिमिटिव, जो सबसे पहले बने। प्रोटोजोआ यानी कि पहले के, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, ल्यूपिना आता है। देखिए लिखा प्रो। ये लिखा है मेटा, ये बीच की है ना, लास्ट से थोड़ा पहले, टीलो लास्ट। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्योंकि मैं इसको कल पढ़ा के बाद इसको थोड़ा बनता हूँ, आज म्यूजिक चलवाया। प्रोफेज, प्रोफेज में होता क्या है? देखिए जिनके यहाँ मतलब कपड़े सिलने वाला काम होता है, मार्केट में तमाम दुकानें हैं, उनके यहाँ आप लोग अक्सर जाते रहते देखेंगे, तो जगह जगह पे कतरन पड़ी रहती है धागों में। ऐसे लगे क्या गंदगी ये सब करा रखा है, बिल्कुल पतले पतले होते हैं। ठीक उसी तरह प्रोफेज अवस्था में उसी तरह जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इसको क्रोमैटिन बोलते हैं, उसी तरह जाल के रूप में है।
लेकिन प्रोफेज अवस्था समाप्त होते होते, प्रोफेज अवस्था समाप्त होते होते, प्रोफेज अवस्था समाप्त होते होते क्या होता है कि वही क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस्ड हो जाती है, जैसे किसी ने ऐसे करके दबा दिया, कंडेंस्ड हो जाते हैं। ऐसे दिखने लगता है। ऐसे दिखना, जब कोई चीज कंडेंस हो जाएगी, जैसे कोई धागा, थ्रेड और कोई रस्सी, धागे और रस्सी में अंतर है, ऐसा दिखते हैं रस्सी जैसे कई उसमें यदि आप उसको खोलना चाहें तो खुल जाएगा, लेकिन धागा नहीं खुलेगा, ठीक, स्टैंड दिखने लगता है। कहने का मतलब यह है कि जो क्रोमोसोम होता है उसमें दो क्रोमैटिड स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं, ये दोनों क्रोमैटिड हैं। क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड है। कहाँ पे जुड़ी है, इसे कहते हैं सेंट्रोमियर। प्रोफेज के लास्ट तक ये खत्म हो जाती है। ये क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जो सेंट्रोसोम थे वो विपरीत ध्रुवों की तरफ इधर और इधर जाने लगते हैं। प्रोफेज अवस्था खत्म। उसके बाद आई मेटाफेज अवस्था। मेटाफेज अवस्था में यही जो सेल के बीचों बीच यानी कि इक्वेटर पर, इसको याद रखिएगा, इक्वेटर पर क्रोमोसोम व्यवस्थित हो जाते हैं। कब, मेटाफेज। मेटाफेज अवस्था में मेन कैरेक्टर है, मेटाफेज अवस्था में जो क्रोमोसोम होते हैं जिसमें दो क्रोमैटिड्स होती हैं और दोनों क्रोमैटिड्स जो सेंट्रोमियर पे जुड़ी हुई अवस्था में दिखाई देती हैं, ये कहाँ व्यवस्थित हो जाते हैं, इक्वेटर में। और किससे जुड़ जाते हैं, ये स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं, स्पिंडल ऑपरेटर्स बन जाते हैं मेटाफेज में। अब एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में क्या हुआ था, ये देखिए जो क्रोमोसोम था उसके दोनों क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। याद रखिएगा, माइटोसिस में क्रोमैटिड्स अलग होते हैं, माइटोसिस में क्रोमैटिड्स अलग होते हैं, इसीलिए गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेंट्रोमियर था, वो भी दो भागों में बढ़ गया। और ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, यहाँ पे काइनेटोकोर होती है प्रोटीन, काइनेटोकोर, उससे जुड़े रहते हैं, काइनेटोकोर ये। और ये सेंट्रोमियर था, सेंट्रोमियर टूट जाता है, ठीक, एनाफेज अवस्था में। तो जो क्रोमैटिड्स थे वो विपरीत ध्रुवों की तरफ खींचने लगते हैं, खींचे जाते हैं। तो एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में क्या होगा, वो जो क्रोमैटिड्स थे ये विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं।
ये सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर, इनके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। क्या बन जाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए एक न्यूक्लियस दो भागों में डिवाइड हो, जो टीलोफेज है, टीलोफेज कैरियोकाइनेसिस की लास्ट फेज है, जिसमें होता क्या है कि न्यूक्लियस पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, न्यूक्लियोलस फिर से प्रकट हो जाती है। अब इसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। इसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। याद रखिएगा कि जो साइटोकाइनेसिस होती है वो एनिमल में दूसरी तरह से होती है और प्लांट सेल में दूसरी तरह से होती है। एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो प्लाज्मा लेमा के इनवाइजिनेशन से, जैसे आप कोई बैलून आप लिए हुए हैं, उसमें आप उंगली ऐसे डालते चले जाइए, डालते चले जाइए, डालते चले जाइए और जुड़ गया। तो एनिमल सेल में जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है वो इनवाइजिनेशन से होता है, जबकि जो प्लांट सेल होती है, क्या होती है? प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल पाए जाने के कारण, सेल वॉल पाए जाने के कारण क्या होगा? कल नहीं बना था, कल ऐसा था ना, कल ऐसा था कि पीछे वाला कैमरा चल रहा था और वो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, वो चलते चलते बंद हो गया। इसलिए मैं जब पहले दिन आया था तो मैं सामने वाला कैमरा नहीं कर रहा था, और उसने मना कर दिया। ये बोलते हैं जब आप पढ़ाई करें इस साइड में सब्जेक्ट डाल दिया करिए, डेट डाल दिया करिए, इसके नीचे नाम डाल दिया करिए, इसके बाद खाली डाल दीजिए। सेल साइकिल फिजिक्स में तो होगा नहीं ना, क्या बायोलॉजी डाला जाए? तो मैं ये कहता हूँ जो साइटोप्लाज्म या जो साइटोकाइनेसिस होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड करता है? जो प्लांट सेल होती है, क्योंकि उसमें सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल पाए जाने के कारण जो प्लांट सेल होती है वो रिजिड होती है, वो उसमें इनवाइजिनेशन नहीं हो सकता, उसमें इन्वेजिनेशन नहीं हो सकता। तो उसमें क्या होता है? उसमें जो है गोल्गी वेसिकल्स और माइक्रोट्यूबुल्स यहाँ पर इकट्ठा शुरू हो, कहाँ पर? इक्वेटर में इकट्ठा हो जाते हैं और ये धीमे धीमे जुड़ करके ये बाहर की तरफ फैलते जाते हैं, बाहर की तरफ, जिसे कहते हैं सेल प्लेट। ठीक है। और जो बनता है गोल्गी बॉडीज और माइक्रोट्यूबुल्स से जो बनता है उसे कहते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? फ्रैगमोप्लास्ट। तो आप कह सकते हैं कि जो प्लांट सेल होती है वो फ्रैगमोप्लास्ट और सेल प्लेट के बनने से उसमें क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है। याद रखिएगा जो माइटोसिस है वो सोमैटिक सेल में होती है। टूट फूट की जो मरम्मत होती है वो माइटोसिस के द्वारा ही होती है। टूट फूट की जो मरम्मत होती है जिसको रिपेयर कहते हैं वो माइटोसिस के द्वारा ही होती है। हमारी जो आरबीसी होती है जिसकी लाइफ 120 दिन होती है, अगर 120 दिन में अगर माइटोसिस ना हो, जो बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल होती हैं वो विभाजित होकर करके क्या आरबीसी बनाती है। अगर वो ना यदि माइटोसिस ना करें तो आरबीसी बनेगी, मतलब ब्लड खत्म। मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन। इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। जो रिडक्शनल डिवीजन होता है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस,
हमेशा कहाँ पे होता है? जर्म शरीर। कहाँ पे होता है? जर्म शरीर, यानी कि जनन कोशिका। कहाँ पे होता है? जनन कोशिकाओं में। क्योंकि जनन कोशिकाओं में होता है इसलिए इनसे क्या बनते हैं? स्पर्म और ओवम। स्पर्म कहाँ बनता है? टेस्टिस में। और ओवम कहाँ बनते हैं? ओवरी में। स्पर्म जो है वो मेल गैमेट है और जो ओवम है वो फीमेल गैमेट। तो कहने का मतलब यह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि गैमेट बनते हैं, तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए अर्धसूत्रीय विभाजन आवश्यक है। और अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। लेकिन मियोसिस में भी वही चीज है, आपका कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, दोनों में होगा। थोड़ा अंतर है माइटोसिस और मियोसिस में, थोड़ा अंतर, तो ध्यान दीजिएगा। मियोसिस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए होता है और शरीर की सारी कोशिकाओं में माइटोसिस होता है, यानी कि समसूत्रीय विभाजन। देखिए अर्धसूत्रीय विभाजन, ये मदर सेल है, इसमें जब डिवीजन हुआ ये दो डॉटर सेल बनी, इनमें जब डिवीजन हुआ तो ये डॉटर सेल बनी। अगर इनमें 46 गुणसूत्र है यानी कि 2n बराबर, यानी कि डिप्लॉयड, ये कंडीशन डिप्लॉयड है, याद रखना। इनमें क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। इसे कहते हैं, जब यहां तक ये होती है मियोसिस फर्स्ट। ठीक, इसके बाद ये सेल डिवाइड हुई दो सेल में, ये डिवाइड हुई 2 सेल में, कुल टोटल कितनी हो गई? 4। हो गए। देखिए ये मियोसिस फर्स्ट था, तो इसके बाद ये जो है मियोसिस सेकेंड। क्या है? मियोसिस सेकेंड। बस थोड़ा यहीं पे ध्यान देना है। ये मियोसिस फर्स्ट है, ये मियोसिस सेकेंड है, थोड़ा ध्यान दीजिए। माइटोसिस में इतने में ही पूरा हो जा रहा था, जो माइटोसिस था वो इतने में ही, क्योंकि एक मदर सेल से कितनी बन रही थी? 2, इससे 4। तो यहाँ पर जो है मियोसिस को 2 स्टेप में बांट दिया गया। एक मियोसिस फर्स्ट है, दूसरा मियोसिस सेकेंड है। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। याद रखिए, गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमैटिन नहीं बोल रहा हूं, बस यही अंतर है माइटोसिस और मियोसिस। जो माइटोसिस था उसमें क्या गुणसूत्र सेंट्रोमियर से टूट रहे थे, यानी कि उसके क्रोमैटिड्स अलग हो रहे थे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। मियोसिस फर्स्ट में गुणसूत्र आधे आधे हो रहे हैं,
क्योंकि हमने कहा कि 46 गुणसूत्र होते हैं ह्यूमन सेल में। ह्यूमन सेल में कितने होते हैं? 46। लेकिन जोड़े में होते हैं कितने? 23। जोड़ा कौन बनाएगा? होमोलोगस। होमोलोगस क्रोमोसोम जोड़ा कौन बनाएगा? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो 23 इधर गए और 23 इधर गए। तो यहाँ पर जो मियोसिस फर्स्ट होता है इसमें गुणसूत्र आधे आधे हो जाएगा, ये रहते हैं। और जो मियोसिस सेकेंड है वो सेम माइटोसिस की तरह, जो मियोसिस सेकेंड है वो सेम माइटोसिस की तरह होता है। मतलब यहाँ पर तो गुणसूत्र आधे हो रहे हैं, यहाँ पर उसी गुणसूत्र के क्रोमैटिड्स आधे आधे हो जाते हैं और वही क्रोमैटिड्स इस पोल में चले जाते हैं, यहाँ चले गए, यहाँ चले गए। इसमें जब ये डिवाइड होता है गुणसूत्र के रूप में काम करने लगता है। बस इतना अंतर है। इसीलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन या अर्धसूत्रीय विभाजन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सूत्र यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम होता है वो आधे आधे हो जाते हैं। मियोसिस फर्स्ट की बात करते हैं। जो स्टेजेस माइटोसिस में थी वो उसमें भी होंगी। प्रोफेज लेकिन फर्स्ट होगी, मेटाफेज फर्स्ट होगी, एनाफेज फर्स्ट होगी, टीलोफेज फर्स्ट होगा। क्योंकि हमने बताया ना कि जो मियोसिस है उसमें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड दोनों कंप्लीट होता है। बस ये है कि यहाँ जो प्रोफेज होती है वो बहुत लंबी फेज है। इसमें ये फिर कुछ इसमें जो प्रोफेज है सब स्टेजेस होती है। कौन कौन सी? एक होती है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। मियोसिस फर्स्ट जिसमें प्रोफेज फर्स्ट। हमें माइटोसिस की प्रोफेज अवस्था में हमने आपको बताया था कि इसमें होता क्या है, जो क्रोमैटिड पदार्थ होता है उसमें क्या होता है? कंप्रेशन होता है, ठीक है, सब कुछ हो जाते हैं तो क्रोमोसोम के रूप में आ जाता है। उनमें देखने लगता है कि एक जो क्रोमोसोम है उसमें दो क्रोमैटिड्स हैं जिनको सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। लेप्टोटीन में क्या होता है? वही चीज़ है, याद रखिएगा। ये प्रोफेज के सब स्टेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। देखिए नाम से ही पता चला लेप्टोटीन मतलब किसी चीज़ को लपेटना, किसी चीज़ को लपेटना। मान लीजिए हमने कोई दरी बिछा दी, पूरे में फैली पड़ी, ठीक, लेकिन जब उसको आप समेटोगे, लपेटोगे तो देखिएगा कितना बड़ा बंडल हो जाएगा। सेम उसी तरह जो क्रोमैटिन मटेरियल है
न्यूक्लियस के अंदर वो क्या होते हैं, कंप्रेस्ड होते हैं। तो कंप्रेस होने की वजह से वो क्रोमोसोम के रूप में आ जाते हैं, लेकिन वैसे जैसे मेटाफेज में क्रोमोसोम दिखाई देते हैं वैसे नहीं दिखाई देते। ये क्रोमोसोम एक है, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, याद रखिएगा। ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये दोनों क्या है, ये सिस्टर क्रोमैटिड है। क्योंकि हमने बताया ना कि तैयारी में उसने अपना जेनेटिक मटेरियल क्या कर लिया, डबल कर लिया, ठीक है। तो ये है तो ये क्रोमोसोम, लेकिन इसमें दो क्रोमैटिड्स दिखाई देने लगती है और दोनों जुड़ी होती है कहाँ, सेंट्रोमियर पर। जाइगोटीन, देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे एक शब्द जैसे जाइगोट आप सुने होंगे, जाइगोट का मतलब युग्मनज, युग्मनज का मतलब जोड़ा, किसका, स्पर्म और ओवम जब मिला तो जाइगोट बना, मतलब जोड़ा है ना वो। उसी प्रकार जाइगोटीन में क्या होता है, जोड़ा बनता है। किसका जोड़ा बनता है, होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर बनता है, यानी कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। याद रखिएगा, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सिनैप्सिस। ये जाइगोटीन का प्रमुख लक्षण है, सिनैप्सिस। जाइगोटीन यानी कि प्रोफेज की जाइगोटीन अवस्था में क्या होता है, समजात गुणसूत्र पास पास आते हैं। ये सेंट्रोमियर, समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र पास पास आते हैं, ये होमोलोगस। ये क्या है, ये सिस्टर क्रोमैटिड है, याद रखिएगा, सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है क्योंकि एक ही गुणसूत्र की है ना, ये अलग गुणसूत्र है, ये अलग गुणसूत्र है, लेकिन कैसे होमोलोगस है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या होती है, पेयरिंग होती है, जिसको कहते हैं सिनैप्सिस। याद रखिएगा, किसमें, जाइगोटीन में। तो क्या बना लेते हैं, बाइवैलेंट। बाइवैलेंट बनते हैं, सिनैप्सिस होती है, ठीक है। क्योंकि सिनैप्सिस होती है तो होता क्या है कि इनके बीच में साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स विकसित हो जाता है, मतलब एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगता है, साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स विकसित हो जाता है। तो जाइगोटीन में होता क्या क्या है, मेन चीज, मतलब मेन कैरेक्टर पढ़िए, होता क्या है, इसमें सिनैप्सिस होती है। सिनैप्सिस का मतलब क्या है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम पास आते हैं, जिसमें दो क्रोमैटिड्स स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं। देखिए, ये गुणसूत्र अलग है, ये अलग है, दोनों, इसमें दो क्रोमैटिड्स हैं, इसमें दो क्रोमैटिड्स हैं, ठीक। ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हो गई। यदि हम इसको और इसको कहें तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे, ठीक। आप कह सकते हैं, देखिए मतलब बाइवैलेंट तो बनाया, लेकिन अगर देखा जाए 1 2 3 4 अलग अलग बुझाए दिख रही, इसको टेट्राड ही कहते हैं।
आप जो है टेट्राड फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। बाइवैलेंट तो बनते ही हैं, इसको टेट्राड फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। जाइगोट टीम में याद रखिएगा 2 समजात गुणसूत्र पास पास आते हैं, ठीक है। प्रत्येक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होती हैं, उनके बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है, टेट्राड बनता है या बाइवैलेंट, एक ही बात। जाइगोटिन, पैकेटिन में क्या होता है, पैकेटिन में पैचेस बनते हैं। देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिएगा। पैकेटिन, जो पैकेटिन फेज होता है, सब स्टेज होती है, इसमें क्या होता है, 2 समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच क्या होता है, पैचेस बनते हैं। ये देखिए अटैचमेंट हो गया, ये और ये क्या है, ये नॉन सिस्टर है ना, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, याद रखिएगा। और ये दोनों क्या है, सिस्टर है। ये और ये क्या होगी, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हो गई, ठीक। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्या होता है, पैकेटिन में, मतलब एक दूसरे से जुड़ जाती है, अटैच हो जाती है, ठीक। तो पैकेटिन अवस्था में यहाँ पर जॉइंट देखिए हो जाता है। ये जॉइंट क्यों होता है, ताकि जो जेनेटिक मटेरियल है थोड़ा बहुत आदान प्रदान किया जा सके, यानी कि रिकॉम्बिनेशन किया जा सके। वही चीज़ है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन, री माना होता है पुनः, कॉम्बिनेशन वाले संयोजन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है कुर्सियाँ, ये बेंच लगी हुई है, लेकिन हम एक बार फिर से बेंचों को यहाँ वहाँ करते हैं, तो रिकॉम्बिनेशन हो गया, ठीक उसी प्रकार। तो याद रखिएगा कि जो पैकेटिन सब स्टेज होती है किसी प्रोफेज की, इसमें होता क्या है, समजात गुणसूत्रों की नॉन क्रोमैटिड, सॉरी समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान, टुकड़ों का, पूरा नहीं, पूरी क्रोमैटिड थोड़ी चेंज हो रही, पैचेस तभी कहते हैं पैकेटिन, ठीक है। जैसे ऐसे तो पता चले कि ये ऊपर वाला इसमें जुड़ जाए और ये इसमें जुड़ जाए। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है, जिससे रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, इसको रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, जिसको कहते हैं, हाँ एक एंजाइम काम करता है जिसे कहते हैं रिकॉम्बिनेज। याद रखिएगा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम काम करता है, जिससे रिकॉम्बिनेशन यानी कि क्रॉसिंग ओवर होती है। उसके बाद डिप्लोटीन आ जाएंगे। डिप्लोटीन में क्या होगा, डिप्लोटीन में क्या होगा, ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो आपस में इनको जोड़े रहते हैं। डिप्लोटीन में क्या होगा, डिप्लोटीन में एक मेन कैरेक्टर होता है कियाजमिन का। डिप्लोटीन में होता क्या है,
जोड़ा है ना जो जुड़ गया यहाँ पर पैकेटिन में, जो पैचेस बना लिए, जो जॉइंट बना लिए, ये अब अलग होना शुरू कर देते हैं। ऐसे थे, ये जो है अलग होना शुरू कर देते हैं। बस इतना काम है यहाँ पर। ठीक, क्या होता है, अलग होना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो जिन बिंदुओं पर क्रॉसिंग ओवर या ये जुड़े होते हैं, जब अलग होते हैं तो जिन बिंदुओं पर जुड़े रहते हैं और एक्स के लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक्स जैसे, उन पॉइंट्स को कहते हैं क्याज मेटा। उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, क्याज मेटा कहते हैं। और डिप्लोटीन में ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इस समय क्याज मेटा दिखने लगते हैं। उनमें जो है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक्स की लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, जब ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जब खत्म होगा तो पहले तो बड़ा आकर्षण था, जुड़े, और जब इनका पैकेटिन में आदान प्रदान हो गया तो डिप्लोटीन में कहते हैं चलो भैया किसका जाए, हटा जाए। तो जब हटते हैं तो एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, क्याज मेटा। अगला है डाइकाइनेसिस। और डाइकाइनेसिस आते आते, ध्यान दीजिएगा, डाइकाइनेसिस आते आते जो सेंट्रोसोम था वो विपरीत ध्रुवों की ओर चलना शुरू कर देता है। डाइकाइनेसिस आते आते जो सेंट्रोसोम था वो विपरीत ध्रुवों की तरफ जाना शुरू कर देता है। इसके अलावा क्या होता है, जो न्यूक्लियर इनवेलप था वो डिसएपियर होना शुरू हो जाता है। सिनेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स था वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक, तो फिर डाइकाइनेसिस में होता क्या है, हमने कहा कि जब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाता है, एकदम से खत्म, फिनिश, डिसॉल्व हो गया, तो फिर जो एक्स पॉइंट थे, ठीक, उनमें बड़ा तेजी से जो है खिंचाव होता है कि भैया छोड़ो, अलग करो, अलग करो। तो अलग होते 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 जो है सिरों तक रह जाता है, ऊपर, यानी कि टर्मिनल। ठीक है, इसीलिए डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है। हिंदी में क्या उपांति भवन लिखा है, टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, इसको याद रखिएगा। अब प्रोफेज सबसे बड़ी स्टेज है। सब स्टेज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन में लपेटो, मतलब थोड़े कंडेंस्ड हो जाओ। जो क्रोमैटिन पदार्थ पड़ा हुआ था, हमको नहीं समझ में आ रहा था कि क्रोमोसोम में क्या है क्या नहीं है। जब थोड़े बहुत कंडेंस्ड होते हैं तो हमको दिखने लगता है कि अरे इनके साथ तो एक क्रोमैटिन और है, मतलब उनका डीएनए जो है वो डबल है, हमको क्रोमैटिड्स के रूप में क्रोमोसोम दिखने लगता है। जाइगोटीन, जाइगोटीन सब लिखा है, जाइगो यानी कि युग्मन, यहाँ पे समजात गुणसूत्र आपस में आते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी कि सिनेप्सिस होती है, बाइवलेंट बनते हैं। क्योंकि चार समजात गुणसूत्र दो आए ना, तो एक में दो क्रोमैटिड्स, एक में दो क्रोमैटिड्स, चार, इसको टेट्राड कंडीशन भी बोलते हैं। बाइवलेंट तो है क्योंकि दो जुड़े हैं, अब उनमें दो दो क्रोमैटिड्स चार हो गए, इनको टेट्राड भी कहते हैं। ठीक, पैकेटिन में क्या है, इनमें जो है जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होता है। किनके बीच, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच, याद रखिएगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में रिकॉम्बिनेशन यानी कि क्रॉसिंग ओवर होती है। डिप्लोटीन में क्या है, अब जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था वो खत्म हो गया। जब खत्म हो जाता है तो इनके बीच में रिपल्सन होता है और एक दूसरे से दूर भागते हैं, और जब दूर भागेंगे तो क्या होगा, कुछ जगह पे एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिनको कहते हैं क्याज मेटा, जिन बिंदुओं पे होती है। डाइकाइनेसिस क्या है, डाइकाइनेसिस क्या है, रिपल्सन होता है तेजी से, तो जो क्याज मेटा थे वो खिसकते 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 जो है टर्मिनल की तरफ पहुंच जाते हैं। इसीलिए इसमें क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन। अब आइए मेटाफेज।
इसके पहले जो आपने पढ़ा था माइटोसिस में सेम वैसे ही होगा। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, न्यूक्लियस तो होगी नहीं, न्यूक्लियस एनिमल अब भी नहीं होगा, ठीक है। गुणसूत्र कहाँ पे व्यवस्थित हो जाते हैं, इक्वेटर पर। तो मेटाफेज कहाँ पे व्यवस्थित हो जाते हैं, इक्वेटर पर। क्योंकि क्रॉसिंग हो चुकी है इसलिए कुछ पार्ट बदलेगा। ये देखिए थोड़ा टुकड़ा इसका इसमें लगा हुआ है और इसका इसमें लगा हुआ है। तो मेटाफेज में क्या होता है याद रखिएगा, मेटाफेज में जो गुणसूत्र होते हैं वो इक्वेटर पर व्यवस्थित हो जाते हैं। ये सेंट्रोसोम, इनसे ये एक्स्ट्रा रेज निकलती है, स्पिंडल फाइबर यानी कि स्पिंडल ऑपरेटस बनता है। इक्वेटर में व्यवस्थित हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर। मेटाफेज फर्स्ट में जितने भी क्रोमोसोम होते हैं सब इक्वेटर पर आ जाते हैं, सब इक्वेटर पर आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो सेंट्रियोल्स हैं इनसे एस्टरेज और स्पिंडल फाइबर्स निकल करके कहाँ, ये काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर होता है, काइनेटोकोर। ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर, इनमें काइनेटोकोर ये ऊपर जिसे चिपके रहते हैं, ये काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर, ठीक है, चिपके हुए। तो मेटाफेज में क्या होता है, गुणसूत्र इक्वेटर पर व्यवस्थित हो जाते हैं। ये इसका मेन कैरेक्टर, इतना याद रखिए। मेटाफेज के बाद क्या आएगा, मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज। एनाफेज का मतलब क्या है कि गुणसूत्र क्या है, विपरीत ध्रुव की ओर जाने शुरू हो जाता है। मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी होना शुरू हो गई। क्रोमैटिड्स नहीं है, देखिए क्रोमैटिड्स अभी भी लगी हुई है, क्रोमैटिड्स अभी भी लगी है, क्रोमैटिड्स नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब एनाफेज हो गई, एनाफेज के बाद जब टेलोफेज आता है तो ये चले जाते हैं विपरीत ध्रुव की ओर,
ये न्यूक्लियर इनवेलप बन जाता है। ये न्यूक्लियर इनवेलप बन गया। ये सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर। देखिए यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या आदि हो रही, बाकी क्रोमैटिड्स अपनी जगह लगे हुए हैं ना। वही है कि जो मियोसिस फर्स्ट है इसमें गुणसूत्रों की संख्या आदि होती है, कितना याद रखें। तो मियोसिस फर्स्ट आपका खत्म, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, यानी कि कैरियोकाइनेसिस। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस मैंने बताया एनिमल सेल है तो इन्वाइजन होगा, और यदि प्लांट सेल है तो फ्रैगमोप्लास्ट और सिल्ट्रेट बनेगी। तो इस तरह ये कोशिका दो कोशिका में विभाजित होगा। ये तो आपका मियोसिस फर्स्ट था, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई, क्रोमैटिड्स जस के तस लगे हुए हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा सिर्फ क्योंकि दो कोशिकाएं बन गई तो जो सेल कंटेंट था वो भी डबल हो गया यहाँ पर। अब उन कोशिका से फिर दो कोशिकाएं बनेंगी, यानी कि मियोसिस, मियोसिस क्या सेकेंड। इसमें भी वही अवस्थाएं हैं। यहाँ पे प्रोफेज सेकेंड होगी, मेटाफेज सेकेंड होगी, एनाफेज सेकेंड होगी और टेलोफेज सेकेंड होगा। इसमें और उसमें आंसर क्या है देख लीजिए। क्रोमैटिड्स लगे हुए हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स सेंट्रोमियर पे आपस में जुड़े होते हैं। उसमें गुणसूत्र बटा था, गुणसूत्र की संख्या आधी हुई थी। अब यहाँ पर जो है क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स अलग हो जाएंगे। तो प्रोफेज खत्म होते होते देखिए ये खत्म हो जाती है, न्यूक्लियर इनवेलप। ठीक, जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो कंडेंस्ड होकर के इस रूप में आ जाता है। न्यूक्लियोलस खत्म हो जाती है। न्यूक्लियोलस खत्म होने के बाद जब मेटाफेज अवस्था आती है तो यही जो क्रोमोसोम है ये कहाँ पर इक्वेटर पर व्यवस्थित हुआ है। थोड़ा पार्ट अलग कर दें, किसी दूसरे का नोट देते हैं क्योंकि क्लासिंग और हुई थोड़ा। मेटाफेज में ये देखिए सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर बन जाता है, ये स्पिंडल फाइबर है। ये देखिए सेंट्रोमियर पर दोनों क्रोमैटिड्स आपस में लगी हुई है। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होता है याद रखिएगा इक्वेटर, यानी कि ये देखिए ये इक्वेटर पर यानी कि बिल्कुल बीचों बीच क्या है वो व्यवस्थित हो जाता है। और ऐसे व्यवस्थित होते हैं कि उनका सेंट्रोमियर एक लाइन में रहता है। ये देखिए सेंट्रोमियर एक लाइन में, हम तो दो ही क्रोमोसोम बनाए ना, बहुत सारे होते हैं, तो सेंट्रोमियर पूरे एक लाइन में व्यवस्थित रहते हैं। एनाफेज में क्या होगा, ये खत्म। एनाफेज में क्या होगा,
एनाफेज में क्रोमैटिड्स जो है वो बीच से टूट जाएगा, अलग हो जाएगा। वो सॉरी जो सेंट्रोमियर है वो बीच से टूट जाएगा, क्रोमैटिड्स आपस में अलग हो जाएगा। ये देखिए अभी जुड़े हुए हैं, स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए हैं। स्पिंडल फाइबर ही तो उनको घसीटेंगे, स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए हैं, घसीट रहे हैं कहाँ, विपरीत ध्रुवों की तरफ। अब ये जा रहे हैं कहाँ से, सेंट्रोमियर टूट गया, दो क्रोमैटिड्स अलग हो गए, ठीक है। एनाफेज अवस्था में क्या है कि क्रोमैटिड्स टूट करके विपरीत ध्रुव की तरफ जाने लगते हैं। टीलोफेज में क्या हो जाएगा, टीलोफेज सेकंड में क्या हो जाएगा, क्रोमैटिड्स विपरीत ध्रुव में पहुंच चुके। अब ये विपरीत ध्रुवों की तरफ जा करके ये क्या काम करते हैं, क्रोमोसोम का काम करने लगते हैं। इसका काम करने लगेंगे क्रोमोसोम। इनके चारों न्यूक्लियर इनमें बन जाएंगे, केंद्रिका बन जाएगी, ठीक है। तो कहने मतलब यह है कि एक न्यूक्लियस फिर से दो न्यूक्लियस में डिवाइड होगा। मियोसिस फर्स्ट में एक सेल दो में बढ़ गई थी, गुणसूत्र आधा हो गया था। फिर उससे जो सेल बनी वो मियोसिस सेकंड में गई, मियोसिस सेकंड में गई तो क्या हो गया, जो क्रोमोसोम था उसके क्रोमैटिड्स अलग हो गए, ठीक है। जब क्रोमैटिड्स अलग हो गए दो न्यूक्लियस बन गए। अब इनमें क्या होगा, वही अगर प्लांट सेल है मतलब साइटोकाइनेसिस में प्लांट सेल है तो यहाँ पर फ्लेग्मोप्लास्ट बनना शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो गोल्गी वेसिकल्स होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, वो यहाँ पे इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे बीचों बीच में, और ये आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरह एक कोशिका से दो कोशिका बन जाएगी। यदि एनिमल सेल होती तो प्लाज्मा लेमा इनवेजिनेट होती अंदर को, ठीक है, और इनवेजिनेट होकर के आपस में जुड़ जाती और बना लेती। माइटोसिस और मियोसिस में क्या अंतर है? अगर कोई पूछे कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या अंतर है तो क्या बताएं? माइटोसिस में एक सेल से दो कोशिकाएं बनती हैं, यानी कि एक मदर सेल टू डॉटर सेल में डिवाइड होती है, और वो दोनों सेल जो है एक दूसरे की क्या होते हैं, आइडेंटिकल, मतलब एक दूसरे बिल्कुल समान होते हैं, क्लोन कह सकते हैं आप, उनमें कोई जेनेटिकल डिफरेंस नहीं होता। जबकि माइटोसिस में एक कोशिका सेल डिवाइड होकर चार कोशिकाएं बनाती हैं, और वो चारों कोशिकाएं एक दूसरे से डिफर होती हैं। क्यों? क्योंकि मियोसिस फर्स्ट फेज में पैकिटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसकी वजह से क्या रिकम्बिनेंट्स बनते हैं। रिकम्बिनेंट्स बनने की वजह से जेनेटिक या जीन्स की कुछ अदला बदली हो जाती है, तो वो अदला बदली हो जाने के कारण न्यू रिकम्बिनेंट्स बनते हैं, जिनकी वजह से कोशिकाएं मदर सेल से जो डॉटर सेल बनती हैं वो मदर सेल से डिफर होती है, भिन्न होती है। इसके अलावा गुणसूत्रों की संख्या भी आदि होती है, जबकि माइटोसिस में गुणसूत्रों की संख्या डॉटर सेल में सेम होती है, जितनी मदर सेल में थी उतनी ही डॉटर सेल में थी। पूछ सकते हैं कि मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन क्यों है? मियोसिस को
रिडक्शनल डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या अधिक है। रिडक्शन का मतलब घटना। एक चीज और याद रखिएगा, जो सेंट्रोसोम होते हैं वो एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं पाए जाते। एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं पाए जाते। तो कहने का मतलब ये है कि स्पिंडल फाइबर जो है या स्पिंडल आपरेटस क्या प्लांट सेल में नहीं बनेगा, ऐसा नहीं। सेंट्रोसोम का स्पिंडल फॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ अपोजिट पोल की तरफ चला जाता है, उनसे एक्स्टर्नल रेज निकलती हुई प्रतीत होती है, जो जिनको माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं। ठीक, माइक्रोट्यूबुल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। एक्स्टर्नल ये स्पिंडल फॉर्मेशन प्लांट्स के सेल में भी होता है, एनिमल के सेल में भी होता है। तो सेंट्रिओल्स का या सेंट्रोसोम्स का डिवीजन से कोई मतलब नहीं है। याद रखिएगा कि प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है। जो माइटोसिस होता है वो जीवधारी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ग्रोथ के लिए ग्रोथ के लिए मियोसिस तो होगा नहीं, क्योंकि मियोसिस में गुणसूत्र की संख्या क्या है, आधी हो जाती है। अब हम कहेंगे स्किन के सेल मियोसिस करें तो जो सेल बनेगी उसमें तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई, और जब आधी हो गई क्योंकि रिकॉम्बिनेशन भी होता है तो यहाँ की सेल डिफर हो जाएगी अपनी मदर सेल से। तो ग्रोथ के लिए दूसरा रिपेयर यानी कि मरम्मत के लिए, जैसे घर में दीवारों की मरम्मत के लिए पुट्टी जैसे यहाँ की गिर रही है तो वो आएंगे, उसको बुलाएंगे, दूसरी पुट्टी लगाएंगे, बिल्कुल रिपेयर कर देगा। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी रिपेयर होते हैं, टूट फूट होती रहती है। तो उस टूट फूट की मरम्मत हम किससे करते हैं, कोश का विभाजन कि कौन सी माइटोसिस से, ना कि मियोसिस। कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, कोशिका चक्र के अंतर्गत ही कोशिका विभाजन आता है, कोई अलग से नहीं है। अगर सेल डिवीजन ना हो तो ग्रोथ नहीं हो सकती। बेबी है तो बेबी ही बना रहेगा। पहली बात यदि जाइगोट है तो जाइगोट ही बना रहेगा, वो एम्ब्रियो नहीं बनाएगा। पौधे इतने ऊंचे ऊंचे नहीं होंगे, पहली बात तो बनेंगे ही नहीं। यदि माइटोसिस नहीं होगा तो बनेंगे नहीं, क्योंकि एम्ब्रियो फिर आगे डेवलप नहीं करेगा, एम्ब्रियो के पहले ही नहीं होगा कुछ। तो कोशिका चक्र एवं कोशिका साइकिल। तो आज आपने क्या सीखा? इस टॉपिक की समाप्ति के बाद आज आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि जो सेल साइकिल है वो दो प्रकार, सेल डिवीजन दो प्रकार का, एक माइटोसिस होता है, दूसरा मियोसिस होता है। माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल में होता है, मियोसिस जो है वो जर्म सेल में होता है। सेल साइकिल में आपने क्या सीखा था कि दो फेज होते हैं, इंटरफेज और एम। जो इंटरफेज है उसको प्रेशर फेज बोलते हैं या ग्रोथ फेज भी कहते हैं। इंटरफेज 3 सब फेजेज में कंप्लीट होती है, G1S और G2। इंटरफेज सबसे ज़्यादा समय लेने वाली सेल साइकिल की फेज है, यानी कि 95% टाइम लेती है पूरी सेल साइकिल का। यदि हमारी कोशिका दिन भर में 24 घंटे लेती है डिवाइड होने में, तो 23 घंटे अकेले इंटरफेज लेता है और 1 घंटा लेता है एम फेज। इसको हम एक्चुअल डिवीजन फेज या माइटोटिक फेज या मियोटिक फेज बोलते हैं, वो लेता है। आपने सीखा कि जो इंटरफेज है वो उसमें 3 सब स्टेज होते हैं, G1, S और G2। G1 में क्या होता है, S में क्या होता है, G2 में क्या होता है, इसके बारे में आपने जाना। उसके बाद एम फेज में आपने सीखा कि एम फेज 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है। कैरियोकाइनेसिस में और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। माइटोसिस के बारे में आपने सीखा कि माइटोसिस के दौरान प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज अवस्थाएं आती हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में क्या क्या होता है इसके बारे में आपने जाना। मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बारे में आपने जाना। मतलब आपने सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में विस्तृत जानकारी ली। धन्यवाद।
कोई क्वेश्चन? नो। धन्यवाद।